जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हृदय शर्मा है और दोस्तों ये मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बुलंद हिंदी MPPSC। दोस्तों बुलंद हिंदी MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अपना जो आज का लेक्चर है ये आता है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से। अपन इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि जो संसद है भारत में जो क्या है संसद अपने आप में क्या है, क्या इसके अंग हैं, इनके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक जान लेंगे। दोस्तों अपन बिना समय व्यर्थ करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हमारा टॉपिक यहाँ से क्या कहता है। दोस्तों संसद क्या है? संसद अपने आप में दोस्तों क्या है संसद? आपको पता होगा संसद जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आप देखेंगे संसद क्या है। दोस्तों संसद आप इसके परिभाषा के तौर पे आप एक चीज़ लिख सकते हो। संसद की परिभाषा के तौर पे आप लिख सकते हो कि संसद जो है क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक शीर्षस्थ संस्था है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था है। ये आप इसके बारे में लिख सकते हो। शीर्षस्थ क्या है? संस्था है। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और दोस्तों संसद जो है इसका उल्लेख की अगर बात करें कि संसद का उल्लेख कहाँ मिलता है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस के किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो इसका संविधान में जो उल्लेख है संसद का वो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया। भाग 5 में कहाँ? भाग 5 में अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 122 तक। अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक क्या क्या दिया गया है आप देखेंगे। संसद का गठन के बारे में दिया गया है कि साहब संसद का गठन कैसे होगा, ये बताया गया है। संसद की संरचना के बारे में बताया गया है कि संसद की संरचना क्या होगी, ये बताया गया है। संसद के अंगों के बारे में बताया गया है। संसद में कैसे कार्य प्रणाली कैसे चलेगी संसद की, वो बताया गया है। संसद का प्रबंधन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। तो आगे अपन देखेंगे कि संसद की कार्य प्रणाली है वो कैसे चलेगी, संसद के क्या क्या अंग होंगे उनके बारे में देख लेंगे। अपन ने यहाँ क्या देखा, इसका उल्लेख देख लिया कि भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है उसमें संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संसद जो है आपको पता है अगर राजनीतिक व्यवस्था में आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे उच्चस्थ संस्था क्या है, तो आप लिखेंगे कि सबसे उच्चस्थ संस्था कौन सी होगी। सबसे उच्चस्थ संस्था आप बताएंगे कि भाई संसद है, संसद से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। संसद से बड़ा अगर कोई चीज़ है तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, संविधान है। संसद से ऊपर केवल संविधान है। ठीक है, अपन देखते हैं संसद के अंग क्या है। संसद की संरचना अथवा संसद के अंग आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है मुख्य परीक्षा में। संसद की अंग या संसद की संरचना, तो आप देखेंगे क्या अंग होंगे इसके, क्या संरचना होगी। आप देखिए संसद के क्या अंग, इनके बारे में अपन देख लेते हैं। आप देखेंगे कि संसद के जो अंग हैं बेसिकली अपन संसद के अंगों को 3 भागों में बांट देते हैं। संसद के अंगों को बांट देते हैं अपन 3 भागों में, वो अपन अभी बता दे रहा हूँ आपको। संसद के जो अंग हैं उनको 3 भागों में अपन बांट देते हैं। आप देखेंगे संसद की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आती सबसे पहले लोकसभा। क्या लोकसभा आती है? भाई लोकसभा क्या है ये बताऊँगा, इनके बारे में विस्तारपूर्वक अपन चर्चा करेंगे। फिर आती दोस्तों राज्यसभा। फिर आती है अपनी क्या, राज्यसभा। कि भाई राज्यसभा क्या है, आप इनका नाम सुनते हैं अक्सर। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इनके बारे में आप नाम सुनते होंगे। आज ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आती है एक और महत्वपूर्ण चीज़, राष्ट्रपति क्या है। इसके बारे में दोस्तों राष्ट्रपति को मैं अच्छे से पहले पढ़ा चुका हूँ। इनके बारे में आप देखेंगे कि मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ। कितनी? 3 वीडियो डाल चुका हूँ। आप इनको अच्छे से देखिए, आपका राष्ट्रपति पूरा क्लियर हो जाएगा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। आपका राष्ट्रपति यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आज हम देखेंगे इस टॉपिक में भाई लोकसभा क्या है। आप देखेंगे कि लोकसभा क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें क्या होते हैं, जनता के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं।
लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये होती है। और जो लोकसभा होती है आप देखेंगे इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन कहते हैं। और इसे बोलते हैं अस्थायी सदन। अब अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। अस्थायी सदन बोलते हैं इसे, मतलब ये स्थायी नहीं है, अस्थायी सदन बोलते हैं। और इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं कि बोले कोई कहता है ये जनमानस का प्रतिनिधित्व करती है, सामान्य जनमानस का प्रतिनिधित्व करती है। बोले कोई कहता है भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का अभी अपन इसके बारे में और एक विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे कि इसमें कैसे इसका चुनाव होता है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में देख लेंगे। थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं कि सब राज्यसभा क्या है। भाई राज्यसभा जो है इसको दोस्तों आप समझ रहे होंगे पहले ही कि ये एक स्थायी संस्था है। कैसी स्थायी संस्था है जो कभी भी विघटित नहीं होती, जो कभी भी क्या नहीं होती, विघटित नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं, वरिष्ठों का सदन कहते हैं, वरिष्ठों का सदन कहते हैं इसे, वरिष्ठों का सदन कहते हैं। और कहते हैं इसे भारत का जो है उच्च सदन है, ये भारत का उच्च सदन। अभी अपन इनकी शक्तियों को कंपेयर भी कर लेंगे कि भाई लोकसभा के पास क्या ज़्यादा शक्तियाँ हैं, राज्यसभा के पास कौन सी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक हम समझ लेंगे। तो इनको ये कहते हैं कि ये अपन जो राज्यसभा है ये कहते हैं ये भारत के राज्यों का और यूटीज़ का इनका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इनका प्रतिनिधित्व करती है, कहाँ करती है प्रतिनिधित्व, आप देखेंगे भाई केंद्र में करती है, केंद्र में प्रतिनिधित्व करती है। यूँ कहें कि संसद में करती है, संसद में करती है, अथवा केंद्र में राज्यों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक समझ लेंगे कि भाई लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा में कौन लोग होते हैं, राज्यसभा में कौन लोग होते हैं, इनके बारे में देख लेंगे। अब बात आती है राष्ट्रपति की। तो भाई राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर में कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, ठीक है, सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, ये आप देखिए अंग होता है बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति संसद का। तो अपन राष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके हैं, आज लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं लोकसभा के बारे में कि दोस्तों लोकसभा क्या है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लोकसभा है वो क्या है। आप देखेंगे कि लोकसभा में भाई जो लोकसभा है उसमें क्या होता है, भाई जनता का प्रतिनिधित्व होता है, सामान्य जनमानस के अपन जो MP MLA चुनते हैं, लोकसभा में अपन जो MP चुनते हैं उनका क्या वो लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन देखेंगे वो जनता क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिल्कुल जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसको अपन मैंने अभी बताया था कि इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। लोकसभा क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि जो संसद है ये विघटित हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप देखते हैं हर 5 वर्ष में जब भी नई लोकसभा गठित होती है, जब भी नए चुनाव होते हैं तो नवीन लोकसभा का गठन होता है। अपन कहते हैं ना, सुनते हैं, आपने न्यूज़ में सुना होगा अक्सर कि भाई लोकसभा का गठन हो रहा है, इसके अध्यक्ष ये बने, ये चीज़ें होती हैं। आप देखते हैं तो इसका क्या होता है, हर 5 वर्ष बाद, सामान्यतः हर 5 वर्ष बाद क्या होता है, गठन होता है दोबारा। ठीक है दोस्तों, तो भाई आपको ये पता चल गया कि इसको अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विघटित हो जाती है। सामान्यतः 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है, इसके बाद विघटित हो जाती है। आगे अपन इसकी शक्तियों के बारे में चर्चा कर लेंगे, लोकसभा के पास क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है, अस्थायी सदन होता है ये। और क्या होता है, इसका कार्यकाल मैंने बताया, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह कंडीशन बनती है कि राष्ट्रपति से कभी भी क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति कभी भी विघटित कर सकता है। हालांकि जो विघटित करने की कंडीशन होंगी वो कंडीशन मैं आपको अगले लेक्चरों में बताऊंगा। इसे क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। ये देख लिया कि भाई जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अस्थायी सदन होती है और सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब लोकसभा की संरचना के बारे में आपको बता दे रहा हूँ मैं कि भाई लोकसभा जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। आप देखेंगे जो लोकसभा है उसमें आपको देखेंगे अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें, अगर लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी होती है आपको पता होगा। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बताई गई है दोस्तों, वो 552 बताई गई है। कितनी, 552। यानी लोकसभा में अधिकतम 552 क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका।
यानी लोकसभा में 552 सदस्य होंगे अधिकतम, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, अधिकतम। इनमें 2 सदस्य आपको तय हैं कि भाई इनमें 2 सदस्य क्या होंगे, राष्ट्रपति क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा। इनमें 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, ये हो गया। और इनमें जो इन सदस्यों में भाई 530 सदस्य जो होंगे वो कहाँ से होंगे, 530 सदस्य कहाँ से होंगे, स्टेट से होंगे। और आपके जो 20 सदस्य बच रहे हैं वो कहाँ से होंगे, बोले वो यूटीज से होंगे। ठीक है, कौन सी यूटीज से, जिनकी विधानसभाएं हैं, लाइक दिल्ली, भाई उन्हीं यूटीज से होंगे जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। जैसे दिल्ली की अपनी विधानसभा है, पुडुचेरी की अपनी विधानसभा है, तो यहाँ से ये 2 होंगे। लेकिन वर्तमान में ये कंडीशन लागू नहीं है, वर्तमान में लोकसभा में 552 सदस्य नहीं हैं। ठीक है, इनको अपन देख लेते हैं। वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं, आप देखेंगे वर्तमान जो लोकसभा है उसमें आपके मात्र 545 सदस्यों का प्रावधान है कि आप 545 सदस्य रख सकते हो, 545 सदस्य की व्यवस्था है। 545 सदस्य वर्तमान में हैं। इनके बंटवारे कैसे विभाजित हैं, इनको देख लेते हैं अपन। भाई लोकसभा की संरचना बता रहा हूँ मैं आपको कि लोकसभा कैसे बन रही है, उसके बारे में देख लीजिए आप देखेंगे कि जो 545 सदस्यों में आपके 2 सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, भाई वो जो 2 सदस्य होंगे वो होंगे आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से। कहाँ से, एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, यानी वो एक समुदाय होता है लोगों का, इसके बारे में विस्तार चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन यहाँ ये समझिए कि एंग्लो इंडियंस से जो लोग होंगे उनको नॉमिनेट कौन करेगा, कौन उनको लेके आएगा सदन में, संसद में। तो आप देखेंगे जो राष्ट्रपति महोदय होंगे, अपने जो राष्ट्रपति होंगे वो इनको क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे सदन में। ठीक है, अच्छा मनोनीत कर क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन लोग हैं इनका जो लोकसभा है वहाँ क्या प्रतिनिधित्व कम है अथवा नहीं है, इसलिए इनको अपन नॉमिनेट करते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं होता है इनका। इसलिए इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। तो ये आपको 2 सदस्य आ गए। इसके बाद आप देखेंगे 530 सदस्य कहाँ से होते हैं भाई, 530 सदस्य आप देखेंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या यूँ कहें कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम देखते हैं अपन जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो अपन देखते हैं जगह जगह से एमपी का क्या होता है, इलेक्शन होता है, लोग वोट डालने जाते हैं, मैं और आप वोट डालने जाते हैं, वहाँ से क्या होता है, इनका चुनाव होता है। भारतीय जनता क्या करती है, चुनाव करती है, और ये भारतीय जनता क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, कहाँ, संसद में, अपने हकों की, अपने अधिकारों की बात करते हैं ये। इसलिए कहते हैं भाई आप देखें ना कि इसको सामान्य जनता की जो है सभा क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है, कहाँ, संसद में। भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ कर रही है, संसद में कर रही है। इसलिए कहते हैं ना भारतीय जनता की सभा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच रहे हैं आपके कितने सदस्य, 530 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब बच रहे हैं आपके मात्र 13 सदस्य। ठीक है, 13 सदस्य। तो मैंने आपको अभी बताया था जो 13 सदस्य हैं वो कहाँ से होंगे, आपको पता होगा भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 ऐसी यूटीज़ हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, लाइक दिल्ली और पुडुचेरी। इनकी क्या है, अपनी विधानसभाएं हैं। आप देखें क्या है, अपनी विधानसभाएं हैं। यहाँ से अपनी लोकसभा सीट भी होती हैं। तो जो 2 अपने ये होते हैं ये मतलब अपने यहाँ चुन के आते हैं, यूटी से चुन के आते हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व होता है। तो आपको जो लोकसभा की संरचना है वो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। दोस्तों अब अपन बात कर लें जो लोकसभा अध्यक्ष, भाई सदन की जो कार्यवाही है उसको सुव्यवस्थित तरीके से कैसे चलेगी। भाई अपन देखते हैं लोकसभा में कितनी बहस होती है, उसको सुव्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए एक कोई अधिकारी को हेड बनाना होगा ना, बिल्कुल हेड बनाना होगा। तो जो अधिकारी हेड बनता है सदन का, जो मुखिया होता है, उसे बोलते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, कि ये सदन की सारी कार्यवाहियों का संचालन करता है। इसके बारे में अपन अभी विस्तारपूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं, सदन का पीठासीन अधिकारी बोलते हैं लोकसभा का। आप देखें ये चीज़, पीठासीन अधिकारी, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पीठासीन अधिकारी होता है ये संसद का। इसके बारे में अपन देख लेते हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है।
सबसे पहले इसके निर्वाचन की पद्धति देख लेते हैं, कैसे निर्वाचन होगा इसका। भाई आप देखेंगे इसके निर्वाचन के बारे में देख लेते हैं अपन कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सदन का मुख्य होता है। तो इसका निर्वाचन कैसे होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी नया चुनाव होता है तो आप देखेंगे पहली बैठक जो होती है, पहली बैठक, उस बैठक में जो सदस्य होते हैं, जो संसद के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं जितने भी, वो कहते हैं कि साहब सदन की कार्यवाहियों के संचालन के लिए एक व्यक्ति को क्या करें, लोकसभा का अध्यक्ष बना दें। तो बोले वो कैसे बनाएं, बोले वो बनाएंगे अपन निर्वाचन के माध्यम से। भाई ऐसे किसी को भी बना देंगे तो विवाद होगा, बोले निर्वाचन कर लो। बोले एक व्यक्ति, वहाँ चुनाव होता है संसद में, सदस्यों के बीच में जो जितने भी एमपी होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जितने भी संसद के सदस्य होते हैं, संसद होते हैं, उनमें क्या होता है, चुनाव होता है। और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक बहुमत मिलते हैं वो क्या बनता है, सदन का अध्यक्ष बन जाता है। तो ये ऐसे व्यवस्था होती है। अच्छा, तो अध्यक्ष के चुनाव कब होगा, चुनाव की तारीख का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है, चुनाव की तारीख का निर्धारण करते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय। वो तारीख का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो गई कि भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव कैसे होगा। मैंने बताया कि चुनाव ऐसे इस प्रकार होगा। ये आप इसकी शक्तियों के बारे में देख सकते हैं भाई लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या होंगी। अपन देखेंगे इसकी शक्तियों के बारे में, शक्तियाँ अथवा कर्तव्य बोल लो। भाई क्या शक्तियाँ होंगी लोकसभा अध्यक्ष के पास, आप बताइए। मैंने कहा पहले आपसे कि जो लोकसभा अध्यक्ष ये क्या है, सदन का मुखिया है, ये यूँ कहें कि हेड है, हेड ऑफ लोकसभा का क्या है, मुखिया है। लोकसभा क्या मुखिया है। तो आप देखेंगे क्या शक्तियाँ होंगी। आप देखेंगे भाई जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये मुख्य प्रवक्ता होता है, कहाँ का, लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता अथवा वक्ता होता है। ठीक है, संसदीय जो मामले होते हैं, जो भी संसदीय मामले होते हैं, जितने भी संसदीय मामले होते हैं उनमें इसका निर्णय जो होता है, संसदीय मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, यानी इसके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भाई इसने बोल दिया कि सदन में आज से ये नियम लागू होता है तो ये नियम लागू होता है। इसने कहा कि ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है तो यही माना जाता है, इसका निर्णय अंतिम होता है कि ये धन विधेयक ही है। ये कहता है ये वित्त विधेयक है तो वित्त विधेयक है, ये कहता है ये सामान्य विधेयक है तो सामान्य विधेयक है। यानी इसकी जो बात होती है उसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, ये इसकी शक्तियाँ। और क्या शक्तियाँ होंगी भाई, अगर सदन का नेता है, लाइक सदन के नेता कौन, प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री इससे कहता है या प्रधानमंत्री से सिफारिश करता है कि साहब आप गुप्त बैठक बुला लो, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर यह क्या करता है, गुप्त बैठक का आयोजन करता है। ये इसकी शक्ति है, गुप्त बैठक का क्या करता है, आयोजन करता है। और क्या शक्तियाँ हैं, आप देखेंगे कि संसद में अगर आप कभी देखा होगा आपने, जब लोकसभा और राज्यसभा में बहस छिड़ती है तो लोकसभा ने एक कानून को पास कर दिया, राज्यसभा ने रोक दिया उसे। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने उसको पेंडिंग में डाल दिया। तो ऐसे जब दोनों सदनों में क्या होता है, द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है, दोनों सदनों में टकराव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुला लेते हैं, दोनों सदनों को एक साथ बिठाओ फिर निर्णय लो। तो संयुक्त बैठक करते हैं। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये इसके पास एक शक्ति है कि भाई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो बोले लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। ये इनके पास एक शक्ति है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बोले अध्यक्षता करेंगे कौन, लोकसभा अध्यक्ष। ये इनके पास एक शक्ति है। और इनके पास क्या शक्ति है, आप देखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय किसका होता है, उसका अंतिम निर्णय भाई लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये बताते हैं कि जो विधेयक है ये धन विधेयक है अथवा नहीं, इनके पास इसका अंतिम निर्णय होता है। यानी हम कह सकते हैं कि धन विधेयक का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। बिल्कुल, धन विधेयक का निर्धारण करते हैं, धन विधेयक का निर्धारण करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, धन विधेयक का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो भाई ये अपन इनकी शक्तियाँ देख ली, जो लोकसभा अध्यक्ष इनके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इनकी शक्तियाँ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको एक कंडीशन समझ में आ रही होगी कि मान लो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष मान लो ये हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने हैं, अगर ये अनुपस्थित हैं, अगर ये क्या हैं, अनुपस्थित हैं, तो इनके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा। भाई सदन की कार्यवाही को तो रोक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो लोकसभा अध्यक्ष मान लो अनुपस्थित हैं
तो इनके जो कर्तव्य होंगे, इनके जो काम होंगे, उनको कौन करेगा? तो आप देखेंगे तो इसके लिए एक और पद बनाया गया है संविधान में, बोले उप लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। ये पद है कि भाई अगर मान लो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये क्या है, अनुपस्थित हैं, सदन में है नहीं है, तो इस पद की जो इनका जो काम है वो कौन करेगा? बोले वो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। बोले अच्छा, बोले लोकसभा उपाध्यक्ष कैसे बनेगा? अपन ने देखा कि भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका क्या कर लिया, चुनाव कर लिया, तो भाई इसको भी क्या करेंगे, चुनाव ही करेंगे, इसका भी बिल्कुल, इसका भी चुनाव ही करते हैं अपन, इसका भी क्या करते हैं, निर्वाचन। संसद के जो मेंबर होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। अच्छा, जो अपना लोकसभा अध्यक्ष था उसके निर्वाचन की अपन ने देखी तारीख किसने निर्धारित करी थी, उसके निर्वाचन की तारीख किसने निर्धारित करी? आप यहाँ देखिए राष्ट्रपति निर्धारित करी थी, लेकिन यहाँ तारीख कौन निर्धारित करेगा? यहाँ लोकसभा अध्यक्ष तारीख निर्धारित करेगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष तारीख निर्धारित करेगा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर लोकसभा मान लो जो उपाध्यक्ष हैं, भाई लोकसभा अध्यक्ष तो है नहीं है, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, अगर क्या है लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, तो इनके पास शक्तियाँ क्या होंगी, क्या काम करेंगे ये? अब भाई सिंपल सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष तो है नहीं है, तो इनकी शक्तियाँ कैसी होंगी, समान होंगी लोकसभा अध्यक्ष के, बिल्कुल शक्तियाँ कैसी होंगी, इनके अध्यक्ष के बराबर होंगी। यानी जो काम कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अब वही काम कौन करेगा, अब वही काम कौन, लोकसभा के उपाध्यक्ष महोदय करेंगे। यानी वो भी क्या करेंगे, मुख्य वक्ता होंगे सदन के, इनका निर्णय किसी विषय पर अंतिम होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री या सदन के नेता की सिफारिश पर ये क्या करेंगे, गुप्त बैठक बुलाएंगे, संयुक्त जो बैठक लगेगी उसकी अध्यक्षता करेंगे, ये धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बात करें, अब एक फैक्ट यहाँ से बन जाता है, अगर बात करें कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप देखेंगे कि गणेश मावलंकर, कौन, गणेश मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये फैक्ट बन सकता है आपसे, बस फैक्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गणेश मावलंकर ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगर वहीं आपसे पूछें कि पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप देखेंगे कौन, एम अनंत शयनम, एम अनंत शयनम, ये पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, अनंत शयनम। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अब देखते हैं अपन राज्यसभा की। भाई राज्यसभा क्या है, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका भी, कि राज्यसभा ये करती है, राज्यसभा वो करती है, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब देख लेते हैं राज्यसभा क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो राज्यसभा है उसके बारे में आज अपन डिस्कस कर लेते हैं क्लियर। आज आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये स्थायी सदन है। कैसा है, राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन मतलब इसका क्या मतलब है भाई, स्थायी सदन का मतलब यही है कि जो राज्यसभा होगी ये कभी क्या नहीं होगी, ये कभी विघटित नहीं होगी, बिल्कुल ये कभी विघटित नहीं होगी। ठीक है, यानी विघटित नहीं होगी मतलब हमेशा चलेगी, बिल्कुल ये सदा जो सभा रहती है हमेशा चलती है, कभी विघटित नहीं होती, कभी टूटती नहीं है। बोले अच्छा, जो सदन जो है मतलब जो व्यक्ति है वो एक बार राज्यसभा का क्या बन गया, सदस्य बन गया, तो क्या कभी हट नहीं सकता, हट सकता है, कैसे हटेगा? तो बोले इसके जो 1/3 सदस्य हैं, जो 1/3 क्या सदस्य हैं, वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं मतलब 2 वर्ष में इसके जो सदस्य हैं वो क्या लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में। ये व्यवस्था है। तो ये स्थायी क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा जो है भाई, राज्यसभा जो है ये स्थायी क्यों है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं भाई, इसको मैंने अभी बताया था कि इसको उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं भारत का। क्यों बोलते हैं भाई, ये वरिष्ठों का सदन बोलते हैं इसे, जो वरिष्ठ लोग हैं उनका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ये बोलते हैं इसे। और ठीक है, उच्च सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। विशेष शक्तियाँ होती हैं इसके पास, मैं भी आपको बताऊंगा, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। विशेष शक्तियाँ होती हैं, कैसी विशेष शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो लोकसभा के पास नहीं होती, ऐसी शक्तियाँ जो लोकसभा के पास नहीं होती, ऐसी शक्तियाँ राज्यसभा के पास होती हैं, तो इसलिए उसको उच्च सदन बोलते हैं। और आप देखेंगे कि भाई जो लोकसभा है ये क्या करती है, कहीं ना कहीं जो राज्य हैं और जो यूटीज़ हैं उनका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है।
मतलब भाई जो राज्य में जो व्यक्ति होंगे, कहीं ना कहीं राज्य के जो प्रतिनिधि, जो राज्य के जो कुछ लोग होंगे, अपन ने देखा लोकसभा में तो आम जनता जिनको चुनती है वो लोग लोकसभा में जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में कुछ व्यक्ति राज्य से होकर आते हैं, डायरेक्ट सरकार से होकर आते हैं राज्य की, ठीक है, पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात करते हैं ये भाई। जो लोकसभा के लोग केवल आम जनता के बारे में बात करते हैं, आम जनता की, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो देखेंगे राज्य की सरकार कैसी चल रही है, राज्य में क्या व्यवस्था है, राज्य जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर ढंग से काम कर रही है कि नहीं है, कर रही। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको राज्य सरकार पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। राज्य सरकार पूरा कर रही है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट अगर पूरा कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज भाई राज्यसभा एक्शन लेती है इस पर, राज्यसभा केंद्र सरकार से कहती है कि आप इसे संभालो। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो राज्यसभा करती है, ठीक है, ये देख लिया आपने। अपन और क्या देखें, अपन देखेंगे जो राज्यसभा है इसकी संरचना के बारे में देख लेंगे अपन कि भाई राज्यसभा की संरचना है वो कैसी है। आप देखेंगे कि राज्यसभा में कितने मैक्सिमम सदस्यों की बात करें, अधिकतम मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, आप देखें मैक्सिमम सदस्य, मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा ये होंगे दोस्तों आपके 250 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। अधिकतम हो सकते हैं वाली कंडीशन है, मैक्सिमम लिखा है मैंने ये अधिकतम, लेकिन अधिकतम अभी नहीं है। इनमें से बंटवारा रहता सदस्यों, कैसे बटेंगे आप देखेंगे। तो 2 सदस्य होते हैं ये कैसे नॉमिनेट होते हैं, 2 सदस्य हमेशा नॉमिनेट होंगे, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि 230 सदस्य इसमें से स्टेट के हो जाएंगे, 20 सदस्य जो आपके 18 सदस्य होंगे वो आपके यूटी वगैरह ऐसे हो जाते हैं, ऐसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब अपन देख लेते हैं वर्तमान में जो राज्यसभा है उसकी क्या संरचना है, राज्यसभा की वर्तमान संरचना, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वर्तमान संरचना, वर्तमान में क्या कंडीशन है उनको अपन देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। आप देखेंगे कि जो भाई राज्यसभा में कितने मेंबर हैं टोटल, बोले साहब टोटल कितने मेंबर होंगे, बोले साहब वर्तमान में देखें तो टोटल 245 मेंबर हैं। कितने, 245 बोले हाँ। इनको अपन वही 3 भागों में बांट देंगे कि भाई जो 229 मेंबर होंगे, 229 मेंबर होंगे ये आपके कहाँ से आएंगे, बोले स्टेट से आएंगे, ये स्टेट से आएंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। 229 मेंबर राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 4 मेंबर आपके यूटीज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाई यूटीज़ कौन थी, जिनकी अपनी विधानसभा है, लाइक दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 यूटीज़, इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, बोले राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व होगा। पुडुचेरी और दिल्ली दोनों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। इनके लिए 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। और शेष जो 12 सदस्य आपके बच रहे हैं ये कौन करता है, ये मनोनीत होते हैं, मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है, बोले राष्ट्रपति। बोले कैसे लोगों को मनोनीत करेगा, जो कला अथवा साहित्य अथवा विज्ञान में, जो कला साहित्य अथवा विज्ञान में क्या रखते हैं इन्होंने, कला साहित्य अथवा जो विज्ञान है, कला साहित्य विज्ञान समाज, इनमें अगर विशेष उल्लेखनीय योगदान दिया है, क्योंकि विशेष योगदान दिया है तो इन सदस्यों को क्या करते हैं अपन, राष्ट्रपति महोदय नॉमिनेट करता है, कहाँ, राज्यसभा के लिए कि आप राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करो। किन सदस्यों को, जिन्होंने कला साहित्य समाज और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है उनको नॉमिनेट करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि साहब राज्यसभा जो है, अपन ने उसका क्या देख लिया कि भाई निर्वाचन, उसके अपन राज्यसभा के और कामों के बारे में देख लेते हैं, क्या शक्तियाँ होंगी इसके पास, इन चीज़ों को देख लेते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। भाई राज्यसभा के दोस्तों अवधि के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि भाई ये क्या है, एक स्थायी सदन है। अब अवधि इसकी बात, लोकसभा की अवधि तो मैंने बताया कि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। मैंने बताया कि इसके जो 1/3 मेंबर होंगे, जो जितने भी 1/3 मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, जो 2 वर्ष होंगे उन 2 वर्षों में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये मैंने बताया आपको, ठीक है। लोकसभा की जो अवधि, अपन राज्यसभा की जो अवधि है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अच्छा, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में देख लीजिए, शक्ति अथवा कार्य क्या होंगे इसके, शक्तियाँ क्या होंगी भाई इसकी। जो देखिए विशेष शक्तियों की अगर अपन बात करें, जो राज्यसभा है उसकी विशेष शक्तियों की अगर बात करें तो क्या होगी, आप देखेंगे जो राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में,
दो मामलों में ये भाई वैसे तो सब काम होंगे कि भाई संसद में बहस भी करेंगे, सब काम होंगे, लेकिन जो दो विशेष शक्तियाँ होती हैं, दो विशेष शक्तियाँ वो ये होती हैं कि ये अगर जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कह सकती, क्या कह सकती है कि भाई आप जो राज्य सूची, आपने 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी, उस 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विषयों का क्या है, बंटवारा है। उन बंटवारों में सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्यसभा कह सकती है कि अब राज्य सूची के विषय पर क्या कर लो, कानून बना दो। अच्छा, क्यों कह सकती है? क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि राज्य सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो आप इस मामले पे कानून बना दो। इसलिए इसे बोलते हैं क्या, इसलिए बोलते हैं इसे सामान्य जनता की सभा। अब समझ आया कि भाई इसे राज्यों की प्रतिनिधित्व क्यों कर रही है, राज्यों का प्रतिनिधिकारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार से कह सकती है कि अब राज्य सूची के मामले पे कानून बना दो, और फिर केंद्र सरकार बना देती है। ये इसकी विशेष शक्ति है। और दूसरी विशेष शक्ति सी क्या है कि भाई अगर जो केंद्र सरकार चाहे, जो राज्यसभा है वो केंद्र सरकार से कह सकती है कि आप नई क्या करो, अखिल भारतीय जो सेवा है, जो अखिल भारतीय सेवा है उसका क्या कर दो, बोले सृजन कर दो। जो अखिल भारतीय सेवा है उसका क्या कर दो, सृजन कर दो। ये काम राज्यसभा कह सकती है। किससे? संसद से, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार से, और फिर केंद्र सरकार उसका सृजन कर देती है। अखिल भारतीय सेवा क्या है, आपको पता होगा कि ऐसे अधिकारी जिनको क्या होता है भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको चुनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको क्या देती है, ट्रेनिंग देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको चुना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी, और ये काम कहाँ करेंगे, ये काम करेंगे जाके राज्यों में। ये हो जाते हैं अपनी अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि राज्यसभा क्या शक्तियाँ हैं, कैसे काम करती है, देख लिया। अच्छा, ये आपको जो संरचना के बारे में थोड़ा अच्छे से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ। अब वहाँ कचरा होगा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। संरचना के बारे में अपन उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। अपने देखा कि इससे कितने मेंबर होंगे टोटल, 245 मेंबर टोटल होंगे। ये मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। तो इसको अपन 3 भागों में बांट लेंगे कि भाई जो इसके जो राज्यों की बात करें तो राज्यों में इसकी कितने सीट होंगी, 200, वर्तमान में 245 मेंबर हैं कहाँ, राज्यसभा में। तो राज्यों में बात करें तो 229 मेंबर होंगे इसके, कितने, 229 मेंबर। वहीं यूटीज़ में बात करें तो यूटीज़ में इसके 4 मेंबर होंगे, 4 मेंबर। और अगर मनोनयन की बात करें तो मनोनीत कौन करता है, बोले राष्ट्रपति। कितने लोगों को, बोले 12 लोगों को। कैसे होने चाहिए, बोले तो या तो समाज, साहित्य, कला अथवा विज्ञान, इन क्षेत्रों में क्या किया, उल्लेखनीय योगदान दिया है, उल्लेखनीय अगर योगदान दिया है तो राष्ट्रपति महोदय कौन करेगा इनको नॉमिनेट, राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इनको नॉमिनेट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको पूरी राज्यसभा की कहानी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब देखते हैं अपन ने भाई देखा, मैंने बताया आपको कि जो राज्यसभा है उसमें ही भाई उसको जो कार्यवाही है, उसी कार्यवाही को संचालित तरीके से चलाने के लिए एक हेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एक हेड, एक मुखिया होना चाहिए। तो यहाँ जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं क्या, राज्यसभा का सभापति। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई उसका भी यहाँ चुनाव होता है? बिल्कुल चुनाव नहीं होता, उसका क्या होता है, आप देखेंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जैसे निर्वाचन हुआ वैसे ही राज्यसभा का सभापति बन गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्लियर। ठीक है, अगर पहले की बात करें कि पहले जो सभापति हैं वो कौन होंगे, तो आप देखेंगे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो इसके पहले सभापति बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लिया अपन ने। इसके पद से कैसे हटा सकते हैं इसे अपन, तो भाई सिंपल सी बात है दोस्तों, आप देखेंगे कि पद से हटाएंगे कैसे। अगर जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, अगर उनका कार्यकाल क्या हो जाता है, उनका कार्यकाल अगर पूर्ण हो जाता है, तो स्वतः ही वो जो राज्यसभा के सभापति पद हैं उससे मुक्त हो जाएंगे,
सभापति पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इनकी शक्तियों के बारे में देखें, क्या शक्तियाँ होंगी इनकी। भाई क्या शक्तियाँ होंगी इनकी? भाई जो काम लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा है, सेम काम यहाँ ये करेंगे। राज्यसभा में क्या होंगे? मुखिया होंगे, राज्यसभा के मुख्य प्रवक्ता होंगे, राज्यसभा में इनका क्या नियंत्रण अंतिम होगा। ठीक है, अगर मत बराबरी की स्थिति होती है तो निर्णायक मत भी दे सकते हैं, लेकिन मत बराबरी की स्थिति में वैसे मत वोट नहीं कर सकते, मत बराबरी किसी निर्णायक मत दे सकते हैं। तो ये इनकी शक्तियाँ हो जाएंगी। इनके पास 2 शक्तियाँ जो होती हैं वो कम होती हैं लोकसभा के अध्यक्ष से। क्या कम होती है? इसको सीमाएं बोल सकते हैं आप इनकी। क्या कम होंगी? भाई अपन ने देखा है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? धन विधेयक का निर्धारण करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो राज्यसभा में तो होता नहीं है। और जब राज्यसभा में ये प्रस्तुत नहीं हो रहा तो क्या ये उसका निर्धारण कर पाएंगे? तो धन विधेयक क्या नहीं कर पाते? निर्धारण नहीं कर पाते, धन विधेयक का नहीं कर पाते। ये देख लिया। और क्या नहीं कर पाते? और अपन देखेंगे ये क्या नहीं कर पाते कि भाई साहब अपन ने देखा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये उसकी अध्यक्षता नहीं करते, ये नहीं कर सकते, ये इनके पास इतने अधिकार नहीं होते, ये अधिकार इनके पास कम होते हैं। ठीक है, आपके मन में अच्छा फिर एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर जो लोकसभा के राज्यसभा के सभापति हैं, जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं, अगर जो सभापति महोदय हैं वो क्या है? अनुपस्थित हैं, वो क्या है? अनुपस्थित हैं, तो यहाँ कार्यवाही का संचालन कौन करेगा? तो वो बोले उसके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था है? बोले उसके लिए अपन उपसभापति का पद बना देंगे, उपसभापति, उसके लिए बोले उपसभापति का पद होगा। अच्छा, बोले हाँ। बोले उपसभापति कौन होगा? कैसे उसको अपन व्यक्ति को लाएंगे? उपसभापति किसको बनाएंगे? बोले उसके लिए निर्वाचन कर देंगे। बोले निर्वाचन? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले भाई जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो अपने बीच से इसको चुन लेंगे, अपने बीच से चुन लेंगे। ठीक है, तो ये उपसभापति आ जाएगा। अच्छा, जो उपसभापति आएगा उसके पास शक्तियाँ कैसी होंगी? भाई सेम शक्तियाँ होंगी, उपसभापति के पास सेम शक्तियाँ होंगी। उपसभापति के पास जो अपना कौन सभापति होगा उसके समान शक्तियाँ होंगी, से पूरा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वैसे ही वेतन भत्ते मिलेंगे, वैसे ही शक्तियाँ होंगी, वैसे ही पावर होंगी इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, और आने वाली चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।